हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर स्प्राइट। सो आज हम करने वाले हैं जी 2018 क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ओके, इससे पहले हम 3 पार्ट्स में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं अपना लास्ट पार्ट, दैट इज 4th पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कंसीडरिंग दैट जीपी एंड आईपी are declared as void star and int star respectively in C++. So basically यहाँ पूछना चाह रहा है void star के बारे में। So void star is not have any associated data type. Okay, void का कोई data type नहीं होता। void के अंदर हम integer को भी स्टोर करा सकते हैं and characters को भी स्टोर करा सकते हैं। Let's take a look. हमने यहाँ पे एक लिया integer a is equal to 10. Okay, अनदर लिया हमने कैर b इज इक्वल टू x एंड वी डिक्लेयर void स्टार p. ओके, एंड void स्टार p में हम एड्रेस ऑफ a क्या कर दिया, स्टोर करा दिया, और p में हमने एड्रेस ऑफ b दैट इज करेक्टर का एड्रेस स्टोर करा दिया। सो void अपने अंदर करेक्टर्स को भी स्टोर करा सकता है, इंटीजर को भी स्टोर करा सकता है। ओके, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सेकंड जो पॉइंटर गिवन है हमें वो है इंटीजर स्टार, लेकिन इंटीजर में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स टेक ए लुक ऑफ आंसर वन बाय वन। जीपी इज इक्वल टू आईपी। जीपी इज ए वॉइड एंड आईपी इज अ इंटीजर। वो तो हमने किया है कि हमने जो इंटीजर लिया था, इंटीजर का एड्रेस हमने किस में, वॉइड में स्टोर करा दिया। तो ये तो आपके पास क्या एक वैलिड स्टेटमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट पूछा आपके पास स्टार ऑफ आईपी इज इक्वल टू स्टार ऑफ जीपी। सो आप यहाँ पे करो जीपी जो कि वॉइड पॉइंटर है उसको स्टोर करा रहे हो एक इंटीजर पॉइंटर में, तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ आर वैलिड। बोथ तो नहीं है, फर्स्ट ही वैलिड है, सेकंड तो नहीं है, और नाइदर भी। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट फॉर एनी रिलेशन आर, हमारे पास एक रिलेशन गिवन है आर। आई आर एंड डी आर रिप्रेजेंट ऑपरेशन इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम द आर। ओके, assume that a relation R2 has a foreign key। R2 आपके पास एक टेबल है, एक रिलेशन है जिसमें क्या है आपके पास फॉरेन की। ओके, दैट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन R1। इस रिलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, R1 एंड R2। R2 के अंदर क्या है, फॉरेन की, और फॉरेन की जो रेफर कर रही है वो किसको कर रही है, प्राइमरी की को। ओके, ये आप अभी तक जो क्वेश्चन है वो बता रहा है। Two operation that may cause violation of referential integrity constant R। तो इसने पूछा कि इन दोनों में से कौन से आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। तो हमने आपके पास 2 रिलेशन ले ली, R1 एंड R2। ओके, एक टेबल जो है आपके पास पर्सन टेबल ले ली हमने, दूसरी रिलेशन ले ली हमने ऑर्डर रिलेशन। ओके, सो पर्सन में हमने क्या ली, पर्सन आईडी, नेम एंड एज 1 2 3। ओके, नेम ले लिया आप हमने और उनकी एज ले ली। नेक्स्ट हमने ऑर्डर टेबल से क्या ली, ऑर्डर आईडी 1 2 3 4, ऑर्डर नंबर एंड पर्सन आईडी। अब पर्सन आईडी एंड पर्सन आईडी ये 2 कॉमन कॉलम है। ओके, सो ये आपके पास क्या कहलाएगी, फॉरेन की, एंड ये आपके पास क्या होगी, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है, इसको आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे देखो जो 3 है वो 2 बार आया हुआ। तो नेक्स्ट हम सारे के सारे ऑपरेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वॉयलेट हो रही है। ओके, फर्स्ट हम क्या कहते हैं कि इंसर्ट कराना हमें इस टेबल में, क्योंकि जिस टेबल में प्राइमरी की होगी वो कहलाएगी आपके पास पेरेंट टेबल। ओके, एंड जिसमें फॉरेन की होगी वो कहलाएगी आपके पास चाइल्ड टेबल। सो पेरेंट्स में आप इंसर्ट करा सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे 4 कराया एंड यहाँ पे हमने ओन दे दी, इसकी वैल्यू आपने दे दी 36। सो क्या वॉयलेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई एक चीज पेरेंट में हो सकती है, चाइल्ड में हो या नो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हमने तो सिर्फ
इसके थ्रू रेफरेंस करनी है ये टेबल। ओके, सो इंसर्शन तो आप करा सकते हो, IR1 जो है वो क्या है, वैलिड है। अब करते हैं इसमें IR2 वैलिड है। IR2 का मीन्स क्या है कि कोई वैल्यू जो पेरेंट में नहीं है या बट चाइल्ड में है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। सो ये आपके पास क्या होगी, वॉयलेट करेगी यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिलीशन। डिलीशन आपके पास, सपोज हमने ये वाली रो यहाँ से डिलीट कर दी, लेकिन ये वाली प्राइमरी की PID तो रेफरेंस हो रही है इस टेबल में, ऑर्डर टेबल में। ओके, ये डिलीट होने से क्या होगा, इन दोनों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो ये कंस्ट्रेंट जो है वॉयलेट करेगा, मींस आप प्राइमरी की से डिलीट नहीं कर पाओगे। DR1 इज वॉयलेशन, ओके, अगेंस्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, अगर आप यहां से डिलीट करना चाहो, ओके, DR2 कर सकते हो, कोई वॉयलेशन नहीं होगा, क्योंकि आप पेरेंट में कोई चीज है, ओके, उसको चाइल्ड में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर हम यहाँ से 3 को डिलीट कर दें, ओके, या फिर हम 4th ID को डिलीट कर देते हैं, ये जहाँ पे पर्सन ID 1 है, डिलीट कर सकते हो, चाइल्ड में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेरेंट में होनी चाहिए। सो हमारे पास 2 वॉयलेशन आए, एक तो IR2, एक DR1। ओके, तो ये देख लो IR2 एंड DR1 इसमें है। ओके, so that's the whole concept of the foreign key and referential integrity constant. Okay, next है, in HTML link for email can be created using which of the following। अब ईमेल को आपने क्रिएट कराना है, ईमेल कोई ऐसा टैग नहीं होता HTML, ईमेल को आप रेफरेंस कराते हो यूजिंग एंकर टैग। ओके, दिस इज एन एंकर टैग। ओके, href मीन्स हाइपर रेफरेंस। अब रेफरेंस देखो किसका, मेल का, मेल टू, यहाँ पे ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, किसको मेल करना आपको, pkur@example.com को। ओके, सो दिस इज लिंक टू राइट मी एन ईमेल एंड देन एंकर टैग को आप क्या करोगे, क्लोज। दिस इज द राइट सिंटेक्स हेयर। ओके, यहाँ पे HERF दे रखा है। ओके, तो कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता जल्दी में, तो ये चीज आपने ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट है, which of the following is suitable tag for JavaScript in HTML। फर्स्ट दे रखा है जावा, नहीं जावा तो एक और लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट और है। ओके, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब JVM, जावा वर्चुअल मशीन, नो, JS भी नहीं होता, यहाँ पे होता है स्क्रिप्ट। क्या सिंटेक्स होता है इसका, हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट किस पे देनी है आपको, जावास्क्रिप्ट में। ओके, उसके बाद आप ये टैग बंद कर दोगे, जो भी राइट करना है, उसके बाद लास्ट में करोगे स्क्रिप्ट टैब को क्लोज। ओके, सो स्क्रिप्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 140, a relation in which every known key attribute is fully functionally dependent on the primary key which has no transitive dependency, that is known as the third normal form. Okay, next question is, consider channel capacity is 100 Mbps, mean frame length is 10,000 bits and average frame arrival rate is 5,000 frame per second. Applying simple queuing theorem, the mean frame delay to send a frame onto the channel is. This is a numerical from the computer network. Okay, so let's solve this numerical. Channel capacity is given, that is represented by C, 100 Mbps. Okay, next दे रखा है mean frame length, mean frame length, that is represented by 1 by mu is equal to 10,000, means 10 की पावर 4 bits. नेक्स्ट है आपके पास एवरेज फ्रेम अराइवल रेट, एवरेज फ्रेम अराइवल रेट is represented by lambda is equal to 5,000 frame per second.
we have to calculate mean frame delay. Mean frame delay that is represented by capital T. इसका एक फॉर्मूला होगा 1/μc माइनस लैम्डा. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने यूनिट्स जो है वो सेम कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास बिट्स दे रखा है, यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे आपके पास एमबीपीएस में दे रखा है. सो एमबीपीएस को आपके पास पर सेकंड, बिट पर सेकंड में लेकर आना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 करोगे तो केबीपीएस में आ जाएगा. ओके, अगेन 10 की पावर 3 करोगे तो बिट पर सेकंड में आ जाएगा. सो मीन्स आपके पास ये बन जाएगा 10 की पावर 8 बिट पर सेकंड. ओके, सो अब आप इसमें क्या करो, वैल्यूज को पुट करो. अब 1/μ की वैल्यू गिवन है हमें 10 की पावर 4 बिट्स. देन व्हाट इज म्यू हियर, म्यू इज इक्वल टू 10 की पावर -4 bits per bit. Okay, -4 per bit. Okay, so let's put the value 1/μ is equal to 10 की power -4 and c is equal to 10 की power 8 minus lambda is equal to 5000 here. Okay, when you solve it will become 10 की power 4 minus 5000, that is equal to 1/10,000 minus 5000, that is equal to 1/1 5,000. Okay, so 1/5000 okay is equal to 0.2 into 10 raised to power -3 सेकेंड. ओके, अब ये हमारे अकॉर्डिंग आंसर आ गया, लेकिन आप चेक करो कि यहाँ पे तो सेकंड में आपके पास है. ओके, ये आपके पास सेकंड में तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा. अगर हम मिली में जाते हैं 10 raised to power -3 तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.2. ओके, सो हमें यहाँ पे माइक्रो में जाना पड़ेगा. माइक्रो में जाने के लिए आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो. ओके, सो इट विल बिकम 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 6, दैट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 200 माइक्रोसेकेंड. That is the first option is correct here. Okay, so यहाँ options में भी बहुत ज्यादा confusion create कर रखी है. Okay, 2 मिलीसेकेंड, 200 माइक्रोसेकेंड. ओके, अगर आप यहाँ तक सोल्व करते तो आइडिया से अगर यहाँ तक ही सोल्व करते तो अब इसको लगा के आना था आपके कि 2 वैल्यू आ रही है. ओके, सो कंप्लीट सोल्व करना है हमें. Now the next question is in context of C++ consider following statement. Friend function of a class can access both private and protected data of a class. बिल्कुल ट्रू. ओके, फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन भी आपके पास कहती है कि फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास का, अगर वो फ्रेंड फंक्शन है तो वो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड दोनों डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, मेंबर फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास कैन डायरेक्टली एक्सेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास. ये नहीं है ऐसे. जो डिराइव्ड क्लास का मेंबर फंक्शन है वो प्रोटेक्टेड डेटा को तो एक्सेस कर पाएगा लेकिन प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा. ओके, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट है a double eclipse represent dash attribute in ER diagram. तो in ER diagram में ये एक स्टूडेंट की टेबल ले लिया अपन. ओके, स्टूडेंट के लिए रिलेशन है. अब आपके पास स्टूडेंट के पास 2 फोन नंबर हो सकते हैं. ओके, सो फोन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एक्लिप्स मींस मल्टी वैल्यू. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. ओके, उसके बाद हम लिखते हैं रोल नंबर एंड वी अप्लाई हेयर अंडरलाइन, दैट इज की एट्रीब्यूट. रोल नंबर 2 नहीं हो सकते तो इस एट्रीब्यूट को हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कंपोजिट. कंपोजिट में अगर हम नेम ले लें, ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मीन्स जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, दैट इज नोन एज द कंपोजिट. नेक्स्ट है डिराइव्ड. ओके, यहां पे हमने ले ली डेट ऑफ बर्थ. सपोज हमारे पास एक और एट्रीब्यूट ले लिया. ओके, तो यहां से हम जो एज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ.
derived is represented by the dashed oval. Okay, so double eclipse represent the multi value. Okay, कंपोजिट मीन्स फर्दर आप उसको डिवाइड कर सकते हो, डिराइव्ड मीन्स जिसको आप डिराइव कर सकते हो अदर वैल्यू से, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डैश्ड ओवल. ओके, और कॉम्प्लेक्स आपके पास नहीं कुछ होता, कॉम्प्लेक्स टाइप नहीं है, सो मल्टी वैल्यू इज द करेक्ट आंसर हियर. सो नेक्स्ट है, आपके पास दो कॉलम दे रखी थी, मैच द फॉलोइंग. ओके, हम फटाफट से कर लेते हैं. लास्ट से स्टार्ट करें. जीमेल क्या है? ईमेल है. ओके, गूगल के आपके पास एक सर्च इंजन. ओके, फ्लिपकार्ट के आपके पास एक ऑनलाइन शॉपिंग. फेसबुक के सोशल नेटवर्किंग साइट. नेक्स्ट बचा आपके पास गूगल एंड बिंग. अब जो बिंग है वो आपके पास क्या है? एक वेब ब्राउजर. ओके, और जो गूगल है वो क्या है? सर्च इंजन, द वर्ल्ड फेमस सर्च इंजन. ओके, सो दिस इज द मैचिंग कॉलम 1 टू कॉलम 2. नेक्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. दोनों ही जो एल्गोरिथम है आपके पास डिवाइड एंड कंकर मेथड पे वर्क करता है. मींस पूरे एरे को डिवाइड करो एंड देन सॉर्ट करो, डिवाइड करो एंड देन सॉर्ट करो. सपोज हमारे पास यहाँ पे n वैल्यू है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? n/2. ओके, सो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इस एरे में है या इस एरे में. बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं. फिर हम चेक करेंगे n/4. अब फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मिडल वैल्यू आप फाइंड करोगे, मिडल से ग्रेटर है या फिर आपके पास लेस है. ओके, सो बाइनरी सर्च की जो फर्स्ट आपके पास प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि डेटा मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर. तो अब हम चेक कर लेते हैं बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस इन केस ऑफ द बाइनरी सर्च. बस बेस्ट केस क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो मिड निकाला आपने, मिड ही आपके पास वही वैल्यू मिल गई. ओके, सो हमें लेफ्ट और राइट में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी. ओके, एवरेज और वर्स्ट केस आपके पास होती है O log n. ओके, यहाँ बेस 2 में ही होगा. नाउ मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं. मर्ज सॉर्ट की आपके पास डिवाइड एंड कंकर कंप्लीट चलता है. ओके, सो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, यहाँ भी बेस 2 होगा. तीनों ही केस में आपके पास होगी O log 2n एंड O log 2n. तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है. O log 2n and n log 2n. ये तो आपके फर्स्ट मर्ज की देखनी है हमें. ओके, मर्ज के केस में ये आएगी O log 2n and O log 2n. n log 2n आएगा मर्ज के केस में और सिंपल log n आएगा आपके पास बाइनरी सर्च के केस में. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. Now the next question is, in HTML the element is used to contain character that should be superscript. Superscript के लिए आपके पास जो टैग होता है that is super. Okay, अगर हम लिखेंगे H2O and super को क्लोज कर देंगे तो आउटपुट में आपके पास आएगा H2O. Okay, super means ऊपर या x स्क्वायर. अगर हम इसी को लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में SUB, सब टैग होता है, और H2O सब को अगर आप क्लोज कर दोगे तो आएगा आपके पास H2O. ओके, सो यहाँ पे जो सुपर नहीं, SUP टैग इज द करेक्ट आंसर. ओके, सुपरस्क्रिप्ट कंप्लीट भी नहीं लिखते और ना ही इस फॉर्म में लिखते. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैच द कॉलम अगेन. सो हम मैच कर लेते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. विंडो 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम है. WinZip is a file achiever and the compressor here. Okay, ABG is the antivirus, everyone know. Now NDLI is a digital library. Okay, so ये आपके पास correct answer हो गए. Next है आपके पास which of the following is not among manipulator in C++. So first of all, what are manipulator? Manipulator are operator which are used to format the output. Okay, तो आपके पास कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा मैनिपुलेटर के लिए? IOManic. ओके, सो कौन कौन से मैनिपुलेटर होते हैं जो फेमस है वो हम देख लेते हैं. setW, set the width of the output string. ओके, fill the characters in the output string. ओके, set precision, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का प्रिसीजन को अगेन सेट करने के लिए. नेक्स्ट है set base,
बेस वैल्यू को सेट करने के लिए, ओके, सेट iOS फ्लैग, फ्लैग को सेट करने के लिए, एंड रीसेट iOS फ्लैग एंड फ्लैग को अगेन रीसेट करने के लिए, ओके। सो इनमें से देख लो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। SW है सेट विड्थ, सेट फिल, रीसेट iOS फ्लैग, अनसेट जो होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हियर, ओके। नोट पूछा है हमसे इसीलिए। नेक्स्ट है sometime a text in picture format is shows on the certain web pages and you are asked to enter the some text in a text box. Such text box in picture format is known as, आई थिंक ये सबको पता होगा, कैप्शा। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट पे अपना रजिस्टर करते हो और अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करते हो, लास्ट में आपके पास कैप्शा आपके पास होता है, ओके, और कैप्शा को आपको अगेन लिखना होता है और उसके बाद सबमिट होता है, सो दैट इज कैप्शा। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस आपके पास गिवन है, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। सो हम देख लेते हैं कैसे पार्टीशन कर रखा है हमने आईपी एड्रेस का। क्लास ए के लिए होगा 0 to 127, ओके। क्लास बी के लिए होगा 128 to 190, क्लास सी के लिए होगा 191 to 223, क्लास डी के लिए होगा 223 to 239 एंड क्लास ई के लिए होगा 255, ओके। अब पूरे एड्रेस की आपके पास नेटवर्क आईडी होती है और होस्ट आईडी होती है, ओके। उसको हम डिवाइड करेंगे जब हम कंप्लीट हम नेटवर्क की क्लास में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से डिवीजन होती है नेटवर्किंग, सब नेटवर्किंग, ओके। सो अभी हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है कि किस क्लास से ये एड्रेस जो बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है आपके पास 10 नंबर, और 10 जो है वो किस में लाइक कर रहा है, फर्स्ट क्लास में, क्लास ए में, ओके। So class A is the correct answer. Now finally we discuss 60 questions in 4 part. Okay. So आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कंप्लीट समझ आया हो, hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification time to time. Thank you so much.